तो लीजिए बच्चों, जिस वीडियो का आपको इंतजार था तो हम लेकर आ गए हैं इकोनॉमिक्स का वायरल क्वेश्चन पेपर। यदि बच्चों आप इस क्वेश्चन पेपर को कर लेते हो तो कल जो आपकी एग्जाम होने वाली है 10 फरवरी को इकोनॉमिक्स की, उसमें जो आपका 30 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वो आप आराम से 30 में से 30 बनाकर आ जाओगे। कहते हैं ना बच्चों कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सिर्फ आप इस पेपर को पढ़कर जा सकते हो। 101% यहां से आपका क्वेश्चन लड़ेगा। यदि आप चैनल पहली बार विजिट किए हुए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आप सभी के लिए इतने अच्छे अच्छे कंटेंट डाले जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का वीडियो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आ गया है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन स्वीकृति किसी अर्थव्यवस्था के लिए सर्वदा उपयुक्त होती है। तो ये होती है आपकी रंगती स्वीकृति। ऑप्शन नंबर आपका बच्चों बी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना मैं करके दिखाऊंगा। बच्चों अपने पिता की फिक्र को फक्र में आपको बदलना है, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखकर एग्जाम से पहले जाना। पूछ रहा है निम्न में से कौन कारण आधारित स्फीति नहीं है। तो यह है आपका मांग जनित स्फीति। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है स्फीतिक अंतराल की अवधारणा किसकी देन है। तो ये जो देन है ना, ये हमारी दी थी जे.एम. किन्स ने। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त, किंतु इन दोनों में शायद मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है, यह कथन किनका है। तो ये कथन दिया था जे.एम. किन्स ने। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा व्यवसायिक बैंक का कार्य नहीं है। तो ये है आपका पत्र मुद्रा निर्गत करण, यानी कि मुद्रा बच्चों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है मेरे प्यारे लाडलो, किस देश में व्यवसायिक बैंकों की इकाई बैंकिंग प्रणाली अधिक प्रचलित है। तो ये है आपकी भारत में भी है, ग्रेट ब्रिटेन में भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है, इसलिए आपका डी ऑप्शन चला जाएगा इनमें सभी में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछ रहा है बैंक द्वारा साख सृजन का प्रमुख आधार क्या है। तो इसका जो प्रमुख आधार है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तीनों ही बच्चों होते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछ रहा है किस दिन 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो वो दिन था आपका 19 जुलाई 1969। ऑप्शन नंबर आपका बी चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है 15 अप्रैल 1980 को कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो बताइए कितने बैंकों का हुआ था। तो ये हुआ था आपका 6 बैंकों का। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कार्यों में कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक द्वारा नहीं किया जाता है। तो केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जाता। तो ये आम जनता से जमा स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। पूछ रहा है सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा शून्य होगा जब। तो ये कब आपका शून्य होगा घाटा। ये आपका होगा जब राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन गैर कर राजस्व है। तो गैर कर राजस्व बच्चों कौन सा है। तो ये आपका है उपहार कर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है सरकार द्वारा लाभांश ब्याज इत्यादि के रूप में संग्रहित प्राप्तियों किस रूप में जानी जाती है। तो ये आपकी जानी जाती है भाई कर राजस्व और गैर कर राजस्व, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी दोनों हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। पूछ रहा है जब सरकार राजस्व से अधिक व्यय कर देती है तो कहलाता है। तो ये आपका कहलाएगा घाटे का बजट। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है विकासशील देशों में प्राय निम्नलिखित में से किस प्रकार के बजट को प्राथमिकता दी जाती है। तो ये दी जाएगी भाई घाटे का बजट को। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई पूछ रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत बजट से संबंधित है। तो ये आपका है भाई पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। ऑप्शन नंबर आपका डी चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है आयकर प्रत्यक्ष कर कहलाता है क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से खालिस्तान से संग्रहित किया जाता है। तो यह किया जाएगा आय अर्जक से। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस कारण से उत्पादन संभावना वक्र की प्रकृति नेतोदर होती है। तो इसकी होती है वर्तमान अवसर लागत द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। रख हौसला बच्चों मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। यदि बच्चों आपने सोच रखा है 90% बनाना है तो बच्चों बनाना है तो जी जान से मेहनत में लग जाइए और एग्जाम को नस्ते नाबूद कर दीजिएगा। पूछ रहा है बैंक का एजेंसी कार्य क्या है। तो ये है लोकर सुविधा देना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन बजट में सम्मिलित नहीं होता। तो बताइए कौन सम्मिलित नहीं होता। होता है, सॉरी होता है पूछ रहा है ना बच्चों, नहीं होता नहीं पूछ रहा, होता पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा। डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे लाडलो। निम्नलिखित में से कौन पूर्ति वस्तु है। तो जो पूर्ति वस्तु है वो हमारा है वस्तुओं का वास्तविक उत्पादन। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। माइक्रोस निम्नलिखित में से किससे
संबंधित है? अरे लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो ये आपका जो शब्द है ना, ये ग्रीक शब्द है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर चला जाएगा। लीजिए आपके सामने आ चुका है अगला क्वेश्चन। पूछ रहा है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है, तो इसका जो अध्ययन क्षेत्र है वो तीनों ही हो जाएंगे, इसीलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछ रहा है उत्पादन संभावना वक्र की मदद से हम अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से किस मूलभूत समस्या को सही व्याख्या कर सकते हैं? तो इसके अंदर हो जाएगा आपका तीनों ही होगा बच्चों, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। अवसर लागत को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाएगा भैया, ना तो ए ऑप्शन आएगा, ना बी ऑप्शन आएगा, ना सी ऑप्शन आएगा, इसमें से कोई भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पूछ रहा है संतुलन वह स्थिति है जिसमें गति की शुद्ध प्रवृत्ति न हो, यह कथन किसका है? तो बताइए यह कथन किनका है भाई? लगा दो ऑप्शन, छाप दो। ये आपका है स्टिगलर। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है समग्र का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है व्यापक और समष्टि अर्थशास्त्र से। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, छाप के रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। पूछ रहा है महान मंदी किस वर्ष आई थी? अरे मंदी कब आई थी, गरीबी कब आई थी? अरे बता दो मेरे प्यारे से शेरनियों, ये आपकी आई थी 1929 और 30 के दशक में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आएगा भाई? ये आपका आता है भाई कृषि आता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सेवा तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो तृतीय क्षेत्र से है आपका संवाद वाहन। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करती है, किनका कथन है? तो ये कथन दिया था आपके जेबीसी ने। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सारे ही वायरल क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर, यदि किसी ब्रेड का बाजार मूल्य 75 रुपए है और उसे बनाने में 50 रुपए मूल्य का गेहूं एवं अन्य मध्यवर्ती वस्तु प्रयुक्त हुई हो, तो ब्रेकर एंड ब्रेड बनाने का मूल्य वर्धित क्या होगा? तो इसका जो मूल्य होने वाला है प्यारे साथियों, वो आपका हो जाएगा 25 रुपए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है गुणन निर्भर करता है, गुणक निर्भर किस पर करेगा? अरे लगाइए जवाब क्या होगा? तो ये आपका करता है सीमांत उपयोग यानी कि एमपीसी पर और एमपीएस पर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है गुणक का कौन सा सूत्र सही है? तो सही सूत्र आपको बताना है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है गुणक को निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो इसको व्यक्त किया जाएगा इन तीनों से भाई, तीनों से नहीं बच्चों, तीनों से नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से कोई नहीं, क्या हो रहा है यार। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है प्रभावपूर्ण मांग निर्भर करता है, तो ये मांग किस पर निर्भर करता है? ये आपका समग्र मांग पर और समग्र प्रवृत्ति पर, पूर्ति पर, सॉरी। ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस पर तरलता अधिमान निर्भर करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी पर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछ रहा है निवेश निर्भर करता है, तो निवेश किस पर निर्भर करता है? तो ये आपका पूंजी की सीमांत कुशलता पर और ब्याज की दर पर, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है भारत में 1 रुपया का नोट कौन निर्गमित करता है? तो कौन करेगा भाई? इसको करेगा वित्त मंत्रालय यानी भारत सरकार। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर कौन सा है भाई? ये आपको बताना है। तो ए जो प्रत्यक्ष आपका कर है वो आपका जीएसटी है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जीएसटी। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि मूल्य में परिवर्तन के बावजूद मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो तो इसमें होती है, तो इसमें क्या होगी भाई? इसमें आपकी अनंत कीमत लोच होगी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाएगा एडम स्मिथ को। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है? तो बताइए क्या कारण है भाई? ये आपका है दुर्बलता। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछ रहा है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी बराबर होता है, तो ये किसके बराबर होता है भाई आपका? ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 होता है, यह आपसे पूछ रहा है, तो इसके अंदर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय मापन की विधि है? तो कौन सी है भाई? ये आपकी है उत्पाद विधि है, व्यय विधि है, आय विधि है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय आय लेखांकन का प्रथम प्रयास किया? तो ये प्रथम जो प्रयास किया था ये साइमन गुजनेट्स ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है स्टॉक में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है? क्वेश्चन नंबर जो 48 राइट आंसर होगा बच्चों, तीनों होंगे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है
विशुद्ध प्रतियोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषता है? तो ये है आपकी बाजार का पूर्ण ज्ञान। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है एक अर्थव्यवस्था में साल भर में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य कहलाता है। तो ये कहलाएगा आपका जीडीपी। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है निम्न में से कौन सी वस्तु सेवा जीएसटी के दायरे से बाहर है? तो ये आपकी बाहर है कृषि उत्पाद। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर पर निरंतर गिरावट को कहा जाता है। तो क्या कहेंगे भाई? इसको कहेंगे हम विस्मृति। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बात की जाए अगले क्वेश्चन की। पूछ रहा है विद्यमान पूंजी स्टॉक में टूट फूट का समायोजन यानी कि मूल्यह्रास क्यों किया जाता है? तो बच्चों से थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको आप थोड़ा ध्यान से आप देख लीजिएगा। मैं गलत आंसर आपको नहीं बताना चाह रहा, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछ रहा है निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर नहीं है? अप्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है भाई? आपका संपत्ति कर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए। बीमा क्षेत्र 2021 और 22 के बजट में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की हिस्सेदारी की सीमा 49% से बढ़कर कितनी प्रस्तावित है? कितनी प्रस्तावित की गई है भाई बताइए? तो ये आपकी की गई है 74%। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है आपसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भारत में कब स्थापित हुई? तो ये भारत में स्थापित हुई थी भाई 1952 को। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है स्थानापन्न वस्तुओं के लिए मांग की लोच होती है। तो जो मांग की लोच होती है वो धनात्मक होती है भाई। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है बजट की अवधि क्या होती है? जो बजट है ना बच्चों, उसकी जो अवधि मानी जाती है वो वार्षिक मानी जाती है, कि हर साल बजट पास किया जाता है। बात की जाए अगले क्वेश्चन की। पूछ रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसीसी किससे प्रशासन समर्थन हासिल करती है? तो ये करती है भाई आपकी नीति आयोग से। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या होती है। तो केंद्रीय जो समस्या होती है वो तीनों ही होगी, इसलिए आपका ऑप्शन डी चला जाएगा इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की बात की जाए। निम्न में से कौन निकट मुद्रा नियर मनी है? तो बताइए क्या है भाई? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की करते हैं। मुद्रा के कौन कौन कार्य प्रमुख है? तो तीनों ही हो जाएंगे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। निम्न में से कौन विधिग्राह्य मुद्रा है? विधिग्राह्य मुद्रा है तो बताइए कौन सी है भाई? इसमें आपकी प्रचलित पत्र मुद्रा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से किस प्रणाली पर पत्र मुद्रा के निर्गमन की व्यवस्था आधारित है? इसमें बच्चों थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, दो ऑप्शन में आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पत्र मुद्रा मान या पत्र चलन मान में किस प्रकार की पत्र मुद्रा चलन में नहीं होती? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछ रहा है श्रम के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सी मुद्रा अच्छी मुद्रा होगी? तो अच्छी जो मुद्रा होगी आपकी इन तीनों में से कोई सी भी नहीं होगी बच्चों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछ रहा है द पर्चिंग पावर ऑफ मनी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये जो पुस्तक है ना ये रची है आपकी इविंग फिशर ने। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है निम्न में से कौन सही समीकरण है? तो सही समीकरण बच्चों आप देखिए कौन सी होगी, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको भी आप कर लीजिएगा भाई, या फिर मैं बच्चों में आपको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर पिन कर दूंगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। पूछ रहा है मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है? इसका जो नियमन करता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछ रहा है मुद्रा के आय सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का मूल्य किस पर आधारित है? तो ये जो मूल्य है भाई ये हमारा किस पर आधारित है? उपभोग पर है, आय पर है, आय उपभोग और बचत तीनों पर है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विश्व का प्राचीनतम केंद्रीय बैंक है? तो जो प्राचीनतम केंद्रीय बैंक है वो आपका हो जाएगा बैंक ऑफ इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर आपकी डी चली जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है भारत में केंद्रीय बैंक का क्या नाम है? तो बताइए क्या नाम है? इसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम बच्चों आरबीआई के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछ रहा है इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नरसिंहम समिति का प्रतिवेदन किसके सुधार से संबंधित है? तो ये संबंधित है बैंकिंग सुधार से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। उपभोक्ता का संतुलन बिंदु है, तो इसका जो संतुलन बिंदु है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सीमांत उपयोगिता बराबर होगा मूल्य के। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछ रहा है एमपीसी और एमपीएस किसके बराबर होगा? तो यह हो जाएगा आपका 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सी हो जाएगा, सॉरी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गुणक सी का क्या है? सी क्या है भाई यहाँ पर ये बताना है। सी है आपका उपभोग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। पूछ रहा है निम्नलिखित में से किससे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को ज्ञात करते हैं? तो किससे करेंगे? फॉर्मूला है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है पत्र मुद्रा में निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य अधिकतर होता है? तो ये होता है आपका अंकित मूल्य। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है यदि एमपीसी बराबर है 0.5 के तो गुणक के का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका मान होगा प्यारे साथियों 2। कितना होगा? 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय आय में सम्मिलित है, तो राष्ट्रीय जो आय है इसमें क्या सम्मिलित है? आपकी लगान,
मजदूरी, वेतन और लाभ, चारों ही शामिल है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन चक्रीय प्रवाह में सम्मिलित नहीं है? तो जो चक्रीय प्रवाह है इसमें आपका मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह सम्मिलित है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उदासीनता वक्र की ढाल निम्नलिखित में से किससे मापी जाती है? तो इस ढाल का मापन किया जाता है सीमांत प्रतिस्थापन दर से, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है मांग की रेखा के खिसकने मांग वक्र विस्थापन का अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो इनमें से कोई नहीं होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी जोड़ी स्थापन वस्तुएं इंगित करती है? तो ये आपकी करेगी चाय और कॉफी को, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, पूछ रहा है कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने से क्या ज्ञात होता है? जैसे ज्ञात होता है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बजट रेखा दर्शाती है, तो जो बजट रेखा है वो दर्शाती है मूल्य अनुपात को, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो पूछ रहा है मांग की लोच का आशय क्या है? तो इसके अंदर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की फर्मों में दीर्घकाल में ये होता है? ये पूछ रहा है आपसे, तो ये होती है पूर्ण प्रतियोगी फर्म में, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है आयताकार अति परवलय मांग वक्र के सभी बिंदुओं पर मांग की लोच होती है, तो जो मांग की लोच है आपकी वो इकाई के बराबर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगर एक देश के लिए विदेश से प्राप्त निवल साधन आय नकारात्मक है तब, तो नकारात्मक है तब तो जो जीडीपी है आपकी वो ग्रेटर देन होगी जीएनपी के, ऑप्शन नंबर आपका बी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है दृश्य और अदृश्य मदों का व्यापार संबंधित होता है, तो ये होता है आपका व्यापार संतुलन से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जब व्यापार संतुलन अनुकूल होता है तब सूत्र होता है, तो तब इसका सूत्र होता है भाई आपका mx ग्रेटर देन m, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, विदेशी विनिमय दर खालिस्तान द्वारा निर्धारित होता है, तो किसके द्वारा निर्धारित होता है भाई? ये आपका होता है मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है, किसने कहा? तो ये कहा था आपके हार्टर विदर्स ने, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन चालू खाता की मदद है? चालू खाता पूछ रहा है भाई, तो इसके अंदर आ जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत खाता की मदद है? तो क्या है भाई इसके अंदर आ जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है आपसे मंदी में कौन सा बजट वांछनीय है? मंदी के दौरान पूछ रहा है, तो ये आपका होता है घाटे का बजट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब औसत लागत गिरती है तब निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो ये आपका है एसी लेस देन होता है एमसी के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये थे बच्चों आपके 99 क्वेश्चन, जो वेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जो मैंने आपको एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट करवा दिए। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को यार प्लीज़ आप शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि जैसे आप एग्जाम देकर आओगे एग्जाम हॉल से, तो उससे पहले आपको हमारे चैनल पर सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।